पीवीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं रॉयल्टी की क्लास आज से अटेंड करूंगा। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अखिलेश यादव बीकॉम का छात्र हूं। मैं आप सबको रॉयल्टी का इंट्रोडक्शन आज बताना चाहता हूं। रॉयल्टी होता क्या है? रॉयल्टी का अर्थ है अधिकार शुल्क। देखिए, अधिकार शुल्क वो होता है जब पहले के राजा महाराजा, अब तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट वैसे पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। पहले के राजा महाराजा जो होते थे उनके पास खान होती थी, बड़े बड़े, जैसे कोयले की खान, या मतलब कोई बुक लिखता था तो उसका कॉपीराइट उसको बोलते हैं, उसका अधिकार देता था। ठीक है, उसको मतलब जो राइटर होता है, बुक लिखता है, वो राइटर खुद से उसका निर्गमन नहीं करवाता है, उसको छापने का किसी को और बेचने का अधिकार देता है, उसके बदले में जो उससे चार्ज लेता है। उसी तरह कोयले की खान में राजा महाराजा जो मतलब खान किसी को देते थे, मतलब जो राजा महाराजा जो खान देते थे उसको लैंडलॉर्ड कहते थे, और जो खान लेते थे उसको लेसी बोलते हैं। ठीक है, तो राजा महाराजा जो खान प्रयोग करने के लिए देते थे लेसी को, उसके बदले में जो शुल्क लेते थे उसे अधिकार शुल्क कहते हैं। ठीक है, ये रॉयल्टी का पहला चैप्टर है बीकॉम पार्ट 1 का। इसका हम कल से क्लास अटेंड करेंगे। आज आपको केवल इसका इंट्रोडक्शन बताना चाहते हैं। इसकी शुद्ध परिभाषा बता दें आपको। अधिकार शुल्क कहते किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक निश्चित अवधि में विशेषाधिकार को प्रयोग करने, क्या चीज? विशेषाधिकार को प्रयोग करने में निर्धारित शर्तों के आधार पर समझौते के अनुसार देय राशि अधिकार शुल्क कहलाती है। फिर से, एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक निश्चित अवधि में निर्धारित शर्तों के आधार पर समझौते के अनुसार जो राशि देय होती है उसे अधिकार शुल्क कहते हैं। ये आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये मतलब कई परिभाषाओं से रिलेटेड एक मतलब अलग निकाली हुई परिभाषा है। ठीक है, और मतलब जो बुक्स में दिए रहते हैं, तमाम प्रकार की मतलब राइटर्स की बुक आती हैं, उसमें बहुत विस्तृत रूप में अधिकार शुल्क की परिभाषा लिखी है। ठीक है, और परिभाषा जब कहता है लिखने के लिए तो उसे 2 से या 3 लाइन में ही लिखा जाता है। ठीक है, उसको सब अतिलघु उत्तरीय में बना देते हैं, काफ़ी 7-8 लाइन में, तो वो पूर्ण रूप से परिभाषा नहीं मानी जाती है। ठीक है, उसमें मतलब कोई कॉन्सेप्ट निकलता नहीं है, केवल मतलब उसमें बकवास ही रहता है काफ़ी बड़ा। ठीक है, तो अधिकार शुल्क का जो परिभाषा हम बताए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक निश्चित अवधि में विशेषाधिकार को प्रयोग करने में निर्धारित शर्तों के आधार पर समझौते के अनुसार जो राशि देय होती है उसे अधिकार शुल्क कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसमें कुछ और बता दें। अधिकार शुल्क के बाद है न्यूनतम किराया, मतलब न्यूनतम किराया लिया जाता है। ठीक है, देखिए, जब पहले लैंडलॉर्ड लेसी को देते थे अपनी जमीन प्रयोग करने के लिए, या खान देते थे कोयले की, तो वो किसी वर्ष जैसे कोई भी अधिकार मतलब खुदाई नहीं होती थी, ठीक है, खनन का कार्य कोई भी आउटपुट नहीं होता था, तो उस साल उनको हानि हो जाती थी। ठीक है, लैंडलॉर्ड को उस साल हानि हो जाती थी, और इसीलिए लैंडलॉर्ड ने ये कॉन्सेप्ट लाया अपना कि मतलब मैं मिनिमम रेंट, एक न्यूनतम किराया एक निश्चित अवधि में लूंगा। ठीक है, फिक्स रूप से, चाहे छमाही में या तिमाही में या सालाना में, मतलब वार्षिक। ठीक है, अक्सर वार्षिक क्वेश्चन में दिया रहता है और कभी कभी अर्धवार्षिक भी रहता है। ठीक है, तो न्यूनतम किराया वो है मतलब एक निश्चित मतलब अवधि में, मतलब 1 साल के लिए, और वो न्यूनतम किराया लैंडलॉर्ड को देना ही पड़ता है लेसी को। ठीक है, लैंडलॉर्ड को भुगतान किया जाता है, चाहे उस साल खनन का कार्य हो या ना हो। ठीक है, मतलब कोई भी कार्य हो या ना हो। और एक चीज और ध्यान रहे, जैसे जिस साल अधिकार शुल्क होता है, मतलब खनन का कार्य होता है, खुदाई होती है कोयले की, उस साल न्यूनतम किराया का भुगतान नहीं किया जाता है। न्यूनतम किराया का भुगतान उसी साल किया जाएगा जिस साल अधिकार शुल्क कम रहेगा, मतलब रॉयल्टी कम रहेगी। ठीक है, न्यूनतम किराया का भुगतान उसी ईयर किया जाएगा। बाकी अगर रॉयल्टी न्यूनतम किराए से ज्यादा होती है तो आपको रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ेगा, ना कि न्यूनतम किराया का। ठीक है, अब न्यूनतम किराया का भी हम परिभाषा बता देते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार देखिए, न्यूनतम किराए से आशय उस राशि से है, न्यूनतम किराए से आशय उस राशि से है जो पट्टेदार, पट्टेदार का मतलब जो पट्टा लेता है, ठीक है, या प्रकाशक, प्रकाशक का मतलब जो कॉपीराइट होता है, बुक्स को प्रकाशित मतलब प्रकाशित करते हैं। ठीक है, या पट्टेदार या प्रकाशक या संपत्ति के प्रयोगकर्ता द्वारा, संपत्ति के प्रयोगकर्ता का मतलब कोयले की खान प्रयोग कर रहा हो या किसी भी चीज का, किसी भी संपत्ति का प्रयोग कर रहा हो, संपत्ति के प्रयोगकर्ता द्वारा संपत्ति के स्वामी को एक निश्चित रूप से प्रदान किया जाता है, उसे न्यूनतम किराया कहते हैं। और याद रहे, ये अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए की राशि आधिक्य ही होती है। ठीक है, जो अधिकार शुल्क से आधिक्य होता है। ठीक है, और चाहे उत्पादन का कार्य हो अथवा नहीं, चाहे उत्पादन का कार्य हो अथवा नहीं, लेकिन एक निश्चित
रूप से प्रयोग किया जाता है, मतलब एक इतना निश्चित अमाउंट आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर से एक बार परिभाषा, न्यूनतम किराया या मृत किराया या मृत भाटक, मतलब इसको 3-4 नामों से भी जानते हैं। न्यूनतम किराया, ठीक है, मृत भाटक या अल्प किराया, न्यून किराया, ठीक है, 3-4 नामों से जानते हैं। और एक स्थिर किराया भी होता है, ठीक है, 3-4 नामों से जानते हैं इसको, स्थिर किराया। तो इसको फिर से बता दें, न्यूनतम किराया क्या होता है? न्यूनतम किराया से आशय उस राशि से है जो पट्टेदार या प्रकाशक या संपत्ति के संपत्ति के स्वामी संपत्ति के प्रयोगकर्ता द्वारा संपत्ति के स्वामी को एक निश्चित रूप से प्रदान किया जाता है, उसे न्यूनतम किराया कहते हैं। अच्छा जाओ यहाँ, सब दिमाग ना चलो, उसे न्यूनतम किराया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्पकार्य, लघुकार या न्यून खनन, ठीक है, किसे कहते हैं इसको भी बता दें। अल्पकार्य हम पहले ही बोल चुके हैं कि न्यून खनन कहते हैं किसको है, ठीक है, जिस ईयर कम खनन होता है, मतलब अधिकार शुल्क से भी कम, मतलब जितना न्यूनतम किराया रहता है उससे भी कम उस दिन खनाई होती है, तो उसे अल्पकार्य कहते हैं। ठीक है, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होती है, क्या चीज, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो तो इस कमी या अंतर को क्या कहते हैं? अल्पकार्य कहते हैं। जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होती है तब इसे लघुकार्य या अल्पकार्य कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार लघुकार्य की राशि न्यूनतम किराए का अधिकार शुल्क पर आधिक्य होती है। क्या बताए? इस प्रकार न्यूनतम किराए की राशि अधिकार शुल्क पर आधिक्य होती है। ठीक है, उसके बाद अब क्या चीज बताना है आपको? अतिरेक या आधिक्य, मतलब इसको सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, और इसकी इंग्लिश हम नहीं बताया। न्यूनतम किराया को क्या कहते हैं? मिनिमम रेंट। ठीक है, और अल्पकार्य को क्या कहते हैं? शार्ट वर्किंग। ठीक है, उसके बाद अतिरेक, अतिरेक का मतलब होता है सरप्लस। ठीक है, सरप्लस में क्या होता है? जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक होती है, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक होती है तो इस अंतर या अतिरेक या आधिक्य को क्या कहते हैं? सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या हुआ? आधिक्य। ठीक है, तो इस अंतर या अतिरेक को आधिक्य कहते हैं। ठीक है, अब ये आपकी 3 परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब कोई भी टॉपिक पूछा जाता है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको बता दें, उसका मतलब कितने कितने नंबर का क्या आता है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 20-20 नंबर के आते हैं, 60 नंबर के। ठीक है, 3 में 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी दिया रहता है, उसमें वैकल्पिक रहता है, चाहे पहला करें चाहे दूसरा। और उसके बाद 8 क्वेश्चन आता है 5-5 नंबर का। तो अधिकार शुल्क भी परिभाषा अगर कहीं भी पूछता है तो मतलब इसमें पूरा मिलाकर लिखना, इसका पूरा कॉन्सेप्ट जितना भी मतलब बायोडाटा हम बता रहे हैं सबको सबमिट करके एक में अगर आप लिख देंगे तभी वो 5 नंबर का पूरा तैयार हो पाएगा। मतलब वो लिखना रहता है मिनिमम 100 वर्ड में। ठीक है, और जो लॉन्ग आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो लिखना रहता है 600 वर्ड में। ठीक है, क्या होता है? 600 वर्ड में। तो वो तो क्वेश्चन मतलब कभी नहीं पूछ सकता, अधिकार शुल्क में उसका क्वेश्चन पूछेगा, ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, आधार के बारे में और इसके अधिकार शुल्क के बारे में परिभाषा या इसका अर्थ पूछता है या इसका वर्णन करने के लिए पूछता है तो 5 नंबर में ही पूछता है। और अक्सर 10 सालों तक मतलब किसी भी आप अनसार्ड को उठाकर देख लीजिए, अधिकार शुल्क में 20 नंबर का फिक्स रूप से आता है, किसी भी ईयर गैपिंग ही नहीं है। 10 साल तक आप देख लीजिए, 2018 तक, 2008 से किसी भी ईयर ऐसा नहीं है जिस साल अधिकार शुल्क ना आया हो। ठीक है, अगर 5 नंबर में नहीं पूछता है तो 20 नंबर में अनिवार्य रूप से पूछता है। ठीक है, तो हम आज अधिकार शुल्क केवल मतलब इसका डिटेल और मतलब इंट्रोडक्शन ही बता रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे। अधिकार शुल्क के बारे में आप संभवतः समझ पाए होंगे जो जो चीज़ हम बताए। देखिए एक बार फिर से बता दें, जो राजा महाराजा होते थे पहले के, ठीक है, वो अपनी खान किसी को प्रयोग करने के देते थे। मतलब अधिकार शुल्क का मतलब ये हुआ अधिकार देना, किसी को अपनी संपत्ति के प्रयोग का अधिकार देना। और शुल्क का मतलब चार्ज होता है, आपको पता ही है, मतलब संपत्ति के प्रयोग के लिए जो चार्ज दिया जाता है उसे ही अधिकार शुल्क कहते हैं। जैसे आपको परिभाषा ना भी याद है तो आप अपने मन से भी अगर इसको बनाकर लिख देंगे तो आपको इसमें फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, और अधिकार शुल्क में मतलब इसका हम वो बता दें, एन आर्टिकल टेबल जो बनता है इसमें कितने खाते बनते हैं ये भी बता दें। ठीक है, इसमें बनता है मतलब लैंड लॉर्ड अकाउंट। ठीक है, लैंड लॉर्ड का मतलब क्या हुआ? जो स्वामी होता है। ठीक है, शार्ट वर्किंग अकाउंट, शार्ट वर्किंग का मतलब अल्पकार्य या लघुकार्य। ठीक है, और उसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है, ये रेयर केस में बनता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। 3 खाता सबसे ज्यादा रहता है कि मतलब रॉयल्टी अकाउंट मतलब अधिकार शुल्क खाता, उसके बाद लैंड लॉर्ड अकाउंट, ये क्या होता है? जो मतलब मालिक होता है उसका स्वामी। ठीक है, और शार्ट वर्किंग अल्पकार्य। ठीक है, 3 अकाउंट इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी कभार पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है। ठीक है,
और उसके बाद इसकी जनरल एंट्री भी पूछ सकता है। और एक बात और याद रहे, मतलब अगर जब जनरल एंट्री पूछेगा तो कभी भी खाते नहीं पूछेगा, और अगर खाते पूछेगा तो जनरल एंट्री नहीं पूछेगा, ये फिक्स रूप से है, ठीक है। और उसके बाद एक बात और बता दें, अधिकार शुल्क में अनिवार्य रूप से आपको एनार्टिकल टेबल एक आता है बनाने के लिए, ठीक है। उसको बनाना ही बनाना है आपको, मतलब चाहे आपको खाते पूछे या जनरल एंट्री पूछे, कुछ भी पूछे, लेकिन आपको एनार्टिकल टेबल जरूर बनाना है, ठीक है। एनार्टिकल टेबल में मुख्य रूप से 9 खाने होते हैं, और वैसे 3-4 कंडीशन ऐसे भी होते हैं, कंडीशनल रिक्रूटमेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब कंडीशनल रिक्रूटमेंट का मतलब ये हुआ कि जिस साल शर्त लगी रहती है, ठीक है, उस साल जब पूछता है तो उसमें 6 या 7 कॉलम हो जाते हैं, उसके अलावा 9 कॉलम हर ईयर में होते हैं। अब 9 कॉलम कैसे कैसे होते हैं, ये पहला होता है ईयर का, ठीक है, इसमें लिखा है 2004, 5, 6, 7, मतलब कुछ भी दिया रहे, 4 या 5 ईयर का पूछता है। और दूसरे में क्या पूछता है, आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है खनन। और एक बात और बता दें, अगर आपके बुक में आउटपुट लिखा है, ठीक है, मतलब खान से संबंधित अगर अधिकार शुल्क है, तो इस पर आउटपुट लिखा जाएगा, और इसको ट्रेडिंग में जब ट्रांसफर किया जाएगा, भाई रॉयल्टी बताएंगे बाद में, तो उस पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखता, उसको ट्रेडिंग में ही ट्रांसफर करना पड़ता है। और बुक में अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहता है। अगर कॉपीराइट से संबंधित है, आउटपुट नहीं दिया है उस पर, ठीक है, सोल्ड दिया, जैसे बुक्स कितनी बुक्स सोल्ड हुई, तो उस पर प्रॉफिट एंड लॉस प्रयोग किया जाता है। ये काफी मतभेद रहता है, और बच्चे एग्जाम में हमेशा करके चले आते हैं केवल प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो बुक में देखे रहते हैं। किसी भी कोचिंग में आप देखिए तो अक्सर वो भी पढ़ाते रहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन हकीकत में होता क्या है कि अगर खान से संबंधित है तो वो हमेशा ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया जाएगा, और अगर उसके बेचने से, बिक्री से संबंधित है, मतलब कॉपीराइट से संबंधित है या पेटेंट से संबंधित है, 3-4 प्रकार के अधिकार शुल्क होते हैं, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद आता है आपका रॉयल्टी। रॉयल्टी का रेट दिया रहता है, जैसे 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज। जैसे 1 रुपीज दिया है तो जितना आउटपुट है उसको 1 से गुणा करके मतलब उतना ही लिख देंगे, ठीक है। और अगर जैसे 50 पैसा कह दिया आपको ना, तो उसका 1/2 कर देंगे, ठीक है, 1/2। और अगर जैसे कह दिए 75 पैसे, ठीक है, 75 पैसे के लिए क्या करेंगे, 3/4, मतलब 3/4 कर देंगे, जितना आउटपुट दिया रहेगा उसका, ठीक है। और उसके बाद अगर 25 पैसा पूछ रहा है तो 1/4 कर देंगे। ये तीनों चारों चीज आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको 75 पैसा बटे 100 करके काटते हैं तो काफी देर उसको सॉल्व करने में लगता है, ठीक है। ये मतलब शॉर्ट ट्रिक है। अगर 25 पैसा कहे तो 1/4 कर देंगे, और 50 पैसा कहे तो 1/2 कर देंगे, 75 पैसा कहे तो 3/4 कर देंगे, मतलब 3/4। और अगर 2 रुपए कहे तो आउटपुट में 2 से गुणा कर देंगे। और 5 रुपए भी कह सकता है, 5 रुपए कहेगा तो 5 से गुणा कर देंगे, जितना कहेगा उतना। अब आपका निकल गया अधिकार शुल्क, मतलब ईयर हो गया, आउटपुट हो गया, और अधिकार शुल्क हो गया, 3 चीज निकल गया। उसके बाद आता है मिनिमम रेंट, जिसकी परिभाषा हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। न्यूनतम किराया किसे कहते हैं, न्यूनतम किराया, उसमें आपको राशि दी रहेगी निश्चित रूप से 5,000, 4,000, मतलब हर ईयर का दिया रहेगा। और उसमें भी एक कंडीशन होता है, जैसे हड़ताल की दशा आती है, उसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। हड़ताल मतलब जिस ईयर हुआ रहता है, ठीक है, शार्ट वर्किंग, मतलब उस साल उसकी शार्ट वर्किंग चेंज हो जाती है, ठीक है। लव कार्य तो हुआ ही रहता है, लेकिन लॉकआउट हो जाता है, तालाबंदी हो जाती है जितना महीने, तो उतने महीने के हिसाब से उसी के अनुपात में उसको कम कर दिया जाता है, तब उस साल मिनिमम रेंट उतना नहीं रहता। लेकिन सामान्य केस में, नॉर्मल केस में वो न्यूनतम किराया उतना फिक्स ही रहता है, ठीक है, उससे बदलता नहीं। न्यूनतम किराया हो गया। उसके बाद निकालते हैं शार्ट वर्किंग, लघु कार्य, ठीक है। अब न्यूनतम किराया को अधिकार शुल्क से घटाते हैं। अगर न्यूनतम किराया अधिकार शुल्क से अधिक है तो शार्ट वर्किंग में ट्रांसफर करेंगे। उसका अगला कॉलम होता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है आधिक्य। अगर उससे कम है तो आधिक्य में ट्रांसफर कर देंगे। फिर हर ईयर यही करेंगे। अगर न्यूनतम किराया अधिकार शुल्क से अधिक है तो शार्ट वर्किंग में ट्रांसफर करेंगे। ध्यान रहे, मतलब माइनस हो जाएगा, ये लेस का कॉलम होता है और ये प्लस का कॉलम होता है। मतलब जो शार्ट वर्किंग होता है वो क्या होता है, हानि का कॉलम होता है, ठीक है। और जो सरप्लस होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट का कॉलम होता है। मतलब लॉस और प्रॉफिट आप नीचे लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब इससे आपको शार्ट वर्किंग और सरप्लस निकल जाएगा। उसके बाद रिक्यूपमेंट का कंडीशन आता है, मतलब कितना ईयर तक आप रिक्यूप कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, आप भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे लेसी को हानि ना हो बहुत ज़्यादा, इसलिए लेसर या लैंडलॉर्ड दोनों बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए लेसर एक उसको और भी अधिकार देता है कि आप अधिकार शुल्क को अगले वर्ष 2-3 ईयर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। आप बुक खोलेंगे तो उसमें लिखा रहेगा सबसे पहले फर्स्ट 4 ईयर, फर्स्ट 3 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर, उसके बाद थर्ड 2 ईयर, मतलब 3 ईयर, अगले 3 वर्षों में, अगले 4 वर्षों में, ठीक है। और उसके बाद और बता दें, नेक्स्ट का 3 नाम होता है, एक सब्सिक्वेंट ईयर, ठीक है, सब्सिक्वेंट ईयर इंग्लिश में लिखा रहेगा इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। और उसके बाद एक नेक्स्ट ईयर लिखा रहता है और एक फॉलोइंग ईयर लिखा रहता है। 3 चीज लिखा रहता है, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इसका तीनों का मतलब एक ही होता है। और प्रथम ईयर का तो कहा है तो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
अब देखिए आते हैं आपको मतलब रिक्रूटमेंट के कंडीशन बताने पर कि रिक्रूटमेंट किया कैसे जाता है। देखिए रिक्रूटमेंट जैसे आपको कह दिया फर्स्ट 4 ईयर, ठीक है। अगर फर्स्ट 4 ईयर के लिए आपको कह रहा है तो आप प्रथम 4 वर्षों में रिक्रूट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपका शार्ट वर्किंग ही हो रहा है, मतलब लॉस ही हो रहा है। और सरप्लस आ रहा है फोर्थ ईयर में, चौथे ईयर में, ठीक है। सरप्लस का मतलब क्या होता है, अधिक, जो आधा और, जिससे आपको रिक्रूटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो उसमें अगर चौथे ईयर में कहा है तो 4 ईयर तक कंडीशन है, तो चौथे ईयर में जितना रिक्रूटमेंट, मान लो इसमें 1 2 3 ईयर 3000 तक दिया हो, ठीक है। 1 2 3 3 6000 तक आपको शार्ट वर्किंग दिया हो, उसके बाद सरप्लस 5000 दिया हो, तो सरप्लस आप 5000 ही रिक्यूब कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जेब में जितना पैसा होता है हम उतना ही भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पैसा ही नहीं तो उससे ज्यादा हम भुगतान नहीं कर सकते। उसके बाद अगला कॉलम आता है अनरिक्यूब शार्ट वर्किंग। अनरिक्यूब का मतलब होता है उसको ट्रांसफर टू पीएल लिखा रहता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। जो भुगतान हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जितना शार्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता है। अब जितना रहता है प्रॉफिट उसको लॉस से घटाकर जो बचा रहता है, अगर लॉस अधिक है तो उसको अनरिक्यूब शार्ट वर्किंग में ट्रांसफर करेंगे, और अगर प्रॉफिट अधिक है, मान लो सरप्लस उसका अधिक है और शार्ट वर्किंग कम है, तो उसको क्या करते हैं, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड को कर देते हैं, ठीक है। लास्ट वाला कॉलम क्या होता है, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। अब ये 9 कॉलम हमारे हो गए। एक तरफ से फिर से गिना दे आपको, ईयर, आउटपुट, उसके बाद रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट, फिर शार्ट वर्किंग, फिर शार्ट वर्किंग, हाँ, उसके बाद फिर सरप्लस, फिर शार्ट वर्किंग रिक्यूब, फिर अनरिक्यूब शार्ट वर्किंग, उसके बाद पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। हो सकता है आपको अब समझ में आया हो, लेकिन बिना क्वेश्चन किए आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट मुंह से बताने पर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाह रहे थे कि एनालिटिकल टेबल होता क्या है, और एनालिटिकल टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर एनालिटिकल टेबल आपका सही हो गया तो 10 नंबर आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि 20 नंबर में 20 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और एक बात और आपको बता दें, ये निश्चित रूप से आप जान लीजिए, अधिकार शुल्क को सबसे ज्यादा पढ़ना है अकाउंट में, इसलिए कि अधिकार शुल्क एक फिक्स रूप से एक ऐसा मतलब चैप्टर है जिसमें 10 ईयर में कभी गैपिंग ही नहीं हुई। 10 ईयर में हर साल लगातार 20 नंबर में पूछा है, ठीक है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है। अगर आप एनालिटिकल टेबल भी तैयार कर लेते हैं तो उसमें 12 या 15 नंबर तक आपको मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट, शार्ट वर्किंग अकाउंट की सारी ट्रिक भी बताएंगे, और उसके बाद जनरल एंट्री भी आगे चलकर कराएंगे। तो अधिकार शुल्क के बारे में हम इतना ही डिस्क्राइब करना चाह रहे थे आज, ठीक है। उसके मूल कॉन्सेप्ट के बारे में, उससे ज़्यादा मतलब उसमें कुछ बताने की आज ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। मतलब हम अब निश्चित रूप से आपको अधिकार शुल्क का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पढ़ाएंगे। आप क्लास को डेली अटेंड कर सकते हैं, और आपको आने वाले समय में मतलब पूरा ये समझ लीजिए कि पूरे ईयर में आपका अकाउंट हम वो कर देंगे, ठीक है, पूरा कराएंगे, ठीक है। लेकिन आप सब जब कम से कम 10-15 लोग जुड़ेंगे तो, ठीक है, क्योंकि हर यूट्यूब चैनल वाले का ये मतलब पर्पज होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको व्यू मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया जाए, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।